पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रियंका जेकाओ को देखते हुए कहती है सेकंड प्लीज सावधान रहे, आप जिस फ्यूचर का सपना देख रहे हैं मैं उसे साकार नहीं होने दूंगी। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सभी आज रास्ते में ही कैंपिंग करते हैं। इसके बाद इवोन को देखते हैं जो कि कहते हैं जैसे कि हाइनेस ने कहा था हम रियली में खुले मैदान में ही सो रहे हैं। इस पे सोबे बोलता है काउंटेस मिस इवोन कैसी है वो, तो इवोन कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कोई बीमारी है लेकिन वो सोच में डूबी हुई है। फिर हम दूसरी तरफ प्रियंका को देखते हैं जो कि मन ही मन हाई प्रीस्ट की बातों को सोच रही होती है, जिसमें हाई प्रीस्ट कहते हैं वेटिकन से लौटने के बाद मेरा मानना है कि ऐसी अफवाह फैलेंगी कि सेबरन में एक संत प्रकट हुआ है। मैं इसे आपको समझने का रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ अपरिहार है और इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मैं यह सीक्रेट रखूंगा कि आप संत है, मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से आपकी संत की रूप की पहचान उजागर नहीं होगी। फिर प्रियंका मन ही मन कहती है मुझे जेचरी को बताना होगा क्योंकि हाई प्रीस्ट ने मुझे टाइम दिया है। क्या जेचरी मेरे सरमना कथित को समझ पाएगा? उसी टाइम जेचरी आता है और वो पूछता है प्रियंका क्या आपको कुछ चाहिए? तो प्रियंका कहती है जेचरी आप मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपने सुना होगा कि मैं कैथल में हाई प्रीस्ट के साथ मिली थी, क्या आप मुझसे नहीं पूछोगे कि वहाँ क्या हुआ है? इस पे जेचरी कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं इंतजार करूंगा। आप एक ऐसे पर्सन है जो वहाँ सब कुछ बताएंगे जो आप बताना चाहते हैं। मैं श्योर हूँ कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका कोई कारण जरूर होगा और जब भी आपका मन करे मुझे प्लीज बताइए। तो प्रियंका जेचरी से कहती है तुम मेरे साथ गाड़ी में ही सो गए है ना? अगर आप अकेले हो तो रात ठंडी हो सकती है, यदि मुझे सर्दी लग जाए तो आप क्या करोगे जबकि हमें अभी भी दूर लंबा सफर करना है? यहाँ सुन जेचरी शर्माने लगता है और कहता है प्लीज पहले तुम सो जाओ। तो प्रियंका कहती है मैं वेट करूंगी। फिर जेचरी वहाँ से आ जाता है और सोबे से कहता है सोबे आज मेरे लिए सोने की जगह मत बनाना। तो सोबे बोलता है माफ करना लेकिन मैंने आपके लिए कोई तैयारी नहीं की है, मुझे यकीन था कि आप काउंटेस के साथ ही सोगे इसलिए मिस इवोन भी हमारे साथ है। तो जेचरी कहता है क्या ऐसा है तो हमारा रिलेशनशिप सभी के लिए क्लियर है ना? ठीक है फिर गुड नाइट एवरीवन। यहाँ कहकर वो वहाँ से आने लगता है और मन ही मन कहता है यहाँ फीलिंग यहाँ बहुत ही बेकार है। यहाँ सोचते है वो गाड़ी के अंदर जाता है और वो देखता है कि प्रियंका पहले से ही तैयार है। फिर प्रियंका जेचरी को देखती हुए कहती है वेलकम डियर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। प्रियंका को ऐसे देख जेचरी शर्माते हुए कहता है आप अभी क्या कर रहे हैं? रुको, यदि मेरे अलावा कोई और तुम्हें देख लेता तो तुम क्या करती? आपने कहा था कि ठंड होगी इसलिए अगर आप बीमार पड़ गए तो? इसमें प्रियंका कहती है तो फिर तुम मुझे गर्म कर देना और तुमने सोचा था कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि तुम लाश की तरह सो जाओगे अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसमें जेचरी कहता है मैं एक कमजोर दिल वाला आदमी हूँ इसलिए प्लीज ऐसे काम करने से बचे। फिर प्रियंका कहती है तो क्या आप कह रहे हैं कि आपको यहाँ पसंद नहीं है? अगर हम इसे धीरे धीरे करें तो बाहर नजर नहीं आएगा, आखिरकार गाड़ी के ढकने वाला चमड़ा और कपड़ा बहुत ही मोटा है। यहाँ सुन जेचरी प्रियंका के करीब आता है और उसे किस करते हुए कहता है कितना दयनीय, यहाँ काफी नहीं था कि हमें बाहर सुना पड़ा लेकिन हमारे लिए यहाँ ऐसा करना। मेरा पेशेंट तुम्हारे सामने खत्म हो जाता है। तो प्रियंका कहती है आप काफी पेशेंट वाले हैं। फिर वो सेंटीमेंट होने लगते हैं तो दूसरी तरफ सभी की नजर गाड़ी पे जाती है और वो स्मेल करते हुए कहता है रॉबर्ट मुझे लगता है कि हम जल्दी चाचा बनने वाले हैं। तो रॉबर्ट बोलता है चलो इसे पीने के बाद जल्दी से ही सो जाते हैं। देन हम नेक्स्ट सीन ऑर्नो में देखते हैं विसेंट बहुत ही खुश होता है, उसे देख बाकी सर्वेंट कहते हैं बटलर आज अच्छे मूड में लग रहे हैं। मुझे लगा कि वो बुरे मूड में होंगे क्योंकि मैडम वापस आ रही है। फिर सेकंड मेट कहती है उसके लेस के बदौलत वहाँ कुरियर स्टेशन में कई बार अंदर बाहर किया है, ऐसी अफवाह आ रही है कि उससे मिलने वाला पेमेंट काफी अच्छा है। तो फर्स्ट मेट कहती है ऐसे केस में मैं समझ सकती हूँ कि वो इतने अच्छे मूड में क्यों है। फिर सेकंड मेट कहती है लेस से मिलने वाली इनकम काफी अच्छी लेकिन मैजिस्ट्री और मैडम के बीच का रिश्ता भी। तो फर्स्ट मेट बोलती है ठीक है मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर हम विसेंट को जेचरी के रूम के सामने देखते हैं और वो कहता है क्योंकि अब उनका रिश्ता पहले से अलग है तो, और वो चिल्लाते हुए कहता है मैडम माय लॉर्ड मैं विसेंट हूँ बाहर। यहाँ सुन जेचरी उठता है। फिर विसेंट बोलता है हमारे गेस्ट जल्दी ही आ जाएंगे, आपको अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ सुन जेचरी प्रियंका से कहता है मैं तुम्हें ज्यादा देर तक सोने देना चाहता था लेकिन आपने सुना ना उसने क्या कहा? इस पे प्रियंका कहती है हाँ लेकिन थोड़ी देर और। प्रियंका और जेचरी जो लाहौर से वापस आ गए थे उनसे मिलने के लिए एक वंडरफुल कपल भी आ रहे थे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं प्रियंका और जेचरी उन गेस्टों को वेलकम करने के लिए गए हुए होते हैं। फिर वो गेस्ट आ जाते हैं, वहाँ दोबे फैमिली होती है। तो कैथलीन प्रियंका को देखकर खुश होकर कहती है प्रियंका। फिर प्रियंका कहती है वेलकम कैथलीन। फिर वो लोग उन्हें अंदर लेके आते हैं। अंदर आने के बाद उन्हें चाय ऑफर किया जाता है। वहाँ पे कैथलीन का हस्बैंड मैक्सी बोलता है काउंटेस ऑर्नो मैं लेस के बिजनेस का उद्योगीकरण करने में रुचि रखता हूँ, अगर आपको कोई भी आपत्ति ना हो क्या आप लेस फैक्ट्री का दौरा कर सकते हैं? इस पे प्रियंका कहती है लेस का उद्योगीकरण और फिर मन ही मन कहती है अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ वो उन लोगों में से जिन्होंने मेरे पिछली लाइफ में मैजिस्ट्री गोटियार को फॉलो किया था। यही एकमात्र फैमिली थी जिन्हें सेकंड प्रिंस के शासनकाल के दौरान युद्ध नहीं किया था दोबे फैमिली।
इसका मतलब होगा डोवे काउंटी का दामाद मैक्सी द डोवे विश्व के मामले में एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति बन जाएगा। वह जानता है कि मेरे पास लेस प्रोडक्ट बनाने का अधिकार है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर चेचरी के पास जाकर मुझसे नहीं पूछा और उसने देखा कि चेचरी को इस डिस्कशन से बाहर रखने पर कोई भी आपत्ति नहीं थी। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा जो ज्यादा चतुर हो। और वो कहते हैं बिसेंट, मैं कैथलीन के साथ कुछ टाइम बिताऊंगी, तो क्या आप इन जेंटलमैनों को लेस फैक्ट्री तक ले जा सकते हैं? तो प्लीज कुछ देर बाद वापस आइए काउंट डोवे, फिर हम औद्योगिकरण के बारे में अधिक चर्चा करेंगे। यहाँ सुनबे सभी वहाँ से फैक्ट्री की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद कैथलीन कहती है, मुझे डर था कि आप भी फैक्ट्री में चले जाओगे, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। इसमें प्रियंका कहती है, मैं भी कैथलीन, मैं जानना चाहती हूँ कि प्रिंसेस अभी कैसी है और इस बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि लाहौस का हाल ही का माहौल कैसा है। फिर कैथलीन कहती है, प्रिंसेस हमासी की तरह ही सेम है। रोज का मौसम बीत चुका है, इसलिए वो करंटली पतझड़ में खिलने वाले फूलों का ध्यान रख रही है। और लाहौस के हाल ही के माहौल के बारे में, ओहो मुझे याद है, आपको वह फ्रांसीसी फादर याद है ना? जाहिर है कि इस बार उन्होंने बेटीकन को कुछ अमेजिंग गिफ्ट में दिया है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एक अमेजिंग हैंडीक्राफ्ट था और जो लोग इसे चाहते हैं वहाँ बहुत अधिक पे करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ सुन प्रियंका मनी मन कहती है, क्या मुझे क्राफ्ट कैंडल बेचना शुरू कर देना चाहिए? मुझे बिसेंट से पूछना चाहिए कि हमारे पास निको की कितनी कैंडलें बची है। फिर कैथलीन कहती है, और यहाँ सच में बहुत बड़ी अफवाह है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं। चेचरी कहता है, एक संत, आपका मतलब कई वर्षों में पहली बार? इसमें मैक्सी बोलता है, हाँ, लेकिन लाहौस कहता है इसे सावधानी पूर्वक बताने से बच रहा है। संत कौन है, वे कहाँ से, उसके पास किस तरह की शक्तियाँ है? उनका कहना है कि संत बसंत ऋतु के अंत और गर्मियों के बीच ही प्रकट हुए हैं। कैथलीन, मेरे वाइफ के अनुसार काउंटेस ने उस फादर के साथ मुलाकात की, शायद उसे उस संत के बारे में कुछ पता होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? काउंट और नो यहाँ सुन चेचरी चौंक जाता है और फिर मनी मन कहता है, प्रियंका का फादर के साथ मुलाकात का कारण शायद, क्या प्रियंका ने फादर के साथ मुलाकात की थी, इसका कारण संत के प्रकट होने से है? चेचरी को ऐसा चौंकता हुआ देख मैक्सी बोलता है, काउंट और नो, मैंने सुना है कि वो बहुत ही शांत रहता है, लेकिन उसे घबराता हुआ देख मेरा शक क्लियर हो गया है। फ्रांसीसी फादर जिसे दिखावा करना बहुत ही पसंद है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही संत को पॉप के सामने पेश कर दिया होगा। वेटिकन जाने से पहले उनकी मुलाकात केवल एक ही व्यक्ति से हुई थी और वो कहता है, क्या आप जानते हैं कि ओरेगन ने पहले युद्ध को विराम देने का सुझाव दिया था, है ना? जाहिर है यहाँ संत के प्रकट होने के कारण ही हुआ था। इसमें चेचरी चौंकते हुए कहता है, क्या युद्ध विराम? फिर हम पहले सीन में देखते हैं। प्रियंका कहती है, क्या यहाँ सच है? तो कैथलीन कहती है, मैक्सी के अनुसार ओरेगन के लिए शत्रु राष्ट्र में एक संत का प्रकट होना उन्हें अजीब स्थिति में डाल देता है। मैं नहीं जानती कि संत कौन है और वो कहाँ है, लेकिन उसके कारण वेटिकन की नजर सेवरन पर है। यहाँ बहुत ही अच्छी बात है, यदि युद्ध हुआ तो मैक्सी निश्चित रूप से युद्ध में शामिल होगा। मैं युद्ध शुरू होने के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। अभी हमारा कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए युद्ध के दौरान मेरे हस्बैंड के साथ कोई भी भयानक घटना घट सकती है। तो प्रियंका कहती है, वो काउंट डोवे के दामाद है ना? इसमें कैथलीन कहती है, हाँ सही कहा। अगर किसी रेयर केस में मैक्सी के साथ कुछ भी होता है, मेरे फादर मुझे विधवा नहीं रहने देंगे, क्योंकि हाउस डोवे को एक बारिश की आवश्यकता है। यहाँ सुन प्रियंका को याद आया कि ऑडो ने एक बार उससे क्या कहा था और फिर वो मनी मन कहते हैं, मुझे आश्चर्य है कि कितने फैमिलियों को अपने बच्चों के नाम जोड़ों के लिए उनके भविष्य में भेज दिया गया है, जैसा कि मैंने और कैथलीन ने अनुभव किया था। और वो कहती है, कैथलीन, क्या तुम अपने हस्बैंड से प्यार करती हो? यहाँ सुन कैथलीन खुश होकर कहती है, हाँ बिल्कुल। हालांकि मैं उनकी तीखी निगाहों को देखकर डर गई थी जब मैं उनसे पहली बार मिली, इसलिए मैं मैक्सी की डेथ को इमेज भी नहीं कर सकती और हमारा अस्तित्व एक शादी के जोड़े के रूप में से अलग है। मुझे आपसे जेलसी हो रही है प्रियंका, क्योंकि आपको ऐसे थॉट रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। कांट और नो महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली नाइट है, इसलिए वो हमेशा जीतकर वापस आता है। यहाँ कहते हुए वो रोने लगती है, जिसे सुन प्रियंका चौंक जाती है। फिर कैथलीन कहती है, अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो आपका भी अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है ना? तो प्रियंका कहती है, हमारे बीच कोई भी खराब संबंध नहीं है, लेकिन हमारे लिए बच्चे को पैदा करना थोड़ा कठिन रहा। फिर वो मनी मन कहती है, लाहौस में रहने के बाद मैडम और काउंट ने कई रातें साथ में बिताई, लेकिन एक कारण था कि वे बच्चा पैदा करने के लिए असमर्थ थे। कुछ टाइम और बीत गया और यहाँ पतझड़ का अंतिम टाइम था, जब संतों के दिन का ज्यादा टाइम नहीं बचा था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं प्रियंका अभी भी शॉट चलाना सीख रही होती है, लेकिन वो उसमें थोड़ा अच्छा हो जाती है, जिसे देख रॉबर्ट बोलता है, बहुत बढ़िया मैडम। यहाँ सुन प्रियंका मनी मन कहते हैं, बहुत बढ़िया किस लिए? फिर रॉबर्ट कहता है, यहाँ तक नौसिखिया नाइट को भी अपने हाथ में शॉट को लेकर अपने विरोधी के पास जाने में कठिनाई होती है और इस बार तो आपने उसे जाने भी नहीं दिया, बहुत बढ़िया। यहाँ सुन प्रियंका मनी मन
कहती है अगर वो मेरी तारीफ करने ही वाला था तो उसे कम से कम अपनी फीलिंग को दिखाना चाहिए था, वहाँ कितना अलग है। फिर रॉबर्ट कहता है हालांकि मैं इस बात से सॉरी हूँ कि आपने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पास आए। आप साहसी व्यक्ति है, साहसी लोगों की स्वर्ण में शक्ति होती है, आप मजबूत बनेंगे। यहाँ सुन बियांका मन ही मन कहती है सही है सर रॉबर्ट, आप इसी तरह कॉम्प्लीमेंट देते रहे। और वो कहती है थैंक यू सर रॉबर्ट। तो रॉबर्ट बोलता है आइए आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। फिर वो लोग वहाँ से आने लगते हैं तो बियांका कुछ बच्चों को खेलते हुए देखती है और वो कहती है अगर युद्ध छिड़ जाए तो स्टेट से बाहर रहने वाले सिटीजनों का क्या होगा। इसमें रॉबर्ट कहता है एक पोस्ट स्टेशन उन सभी को ऑर्नो स्टेट तक पहुँचाएगा। बाहर से बहुत छोटा दिखता है लेकिन काउंट ने इसका बहुत ही ध्यान रखा है। यहाँ सिटीजन के लिए काफी बड़ा है और यहाँ हमारे लिए पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध रहता है। अगर हम कभी घेरे में आ जाए तो हम तब तक टिके रह सकते हैं जब तक कि मैजेस्टी वापस न आ जाए। तो बियांका मन ही मन कहती है शायद इस देश में कोई भी नहीं है, कौन कल्पना कर सकता है कि जेचरी युद्ध में मर जाएगा। और मैं श्योर हूँ कि जेचरी खुद भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बिसन कहता है यहाँ लेस्टेल की रिक्वेस्ट लिस्ट है और काउंट डोवे ने भी इसके लिए प्रपोजल भेजा है। तो बियांका कहती है बिसन क्या मैजेस्टी ने कभी कोई वसीयत बनाई है। तो बिसन बोलता है ऑफ कोर्स उन्होंने पहले ही एक वसीयत बना लिया था क्योंकि उन्होंने युद्ध में लंबा टाइम बिताया था। तो बियांका कहते हैं ठीक है फिर मुझे वहाँ दिखाऊं। यहाँ सुन बिसन चौंकते हुए कहता है माफ करना अचानक ऐसे क्यों। तो बियांका कहती है क्या मतलब है कि क्यों, क्या मुझे उनकी वाइफ होने के नाते इसे देखने का अधिकार नहीं है। इस पे बिसन घबराते हुए कहता है हाँ मैडम वसीयत के बारे में। बिसन को देख बियांका मन ही मन कहते है बिसन इतना परेशान क्यों है, आखिरकार उस वसीयत में क्या है। और वो गुस्से में कहती है वो इसी सेल में है ना, इनमें से कौन है। यहाँ कहकर वो डॉर की तरफ बढ़ती है तो बिसन उसे रोकते हुए कहता है मैं मैडम रुकिए प्लीज, एक पल के लिए शांत हो जाइए। यहाँ देख बियांका और गुस्से में आ जाती है और वो गैस्पर से कहती है गैस्पर क्या आप मुझे रोकेंगे। इसमें गैस्पर बोलता है मैं सिंपली आपका गार्ड हूँ, आपके रास्ते में आने वाले खतरनाक चीजों को छुटकारा दिलाना मेरा काम है। तो बियांका कहती है ये अच्छा है, बिसन मेरा रास्ता रोक रहा है इसलिए मैं उसे ठोकर खाकर गिर सकती हूँ, उसे रास्ते से हटाओ। यहाँ सुन बिसन चिल्लाते हुए कहता है मैडम। फिर गैस्पर उसे उठाते हुए कहता है सर मैं माफी चाहता हूँ और उसे ले जाने लगता है। तो बिसन बोलता है ओह डियर सर गैस्पर और मैडम। फिर बियांका वहाँ से वसीयत को निकालती है और उसे खोल के पढ़ने लगती है। उसे पढ़ने के बाद बियांका चुप हो जाती है और मन ही मन कहती है मुझे भरोसा था कि वो मुझे अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करेगा, इसलिए उसने कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया, वहाँ दुष्ट कमीना। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं बिसन जेचरी के पास जाता है और घबराते हुए कहता है मिलोड। तो जेचरी कहता है क्या मैटर हुआ है बिसन। तो बिसन घबराते हुए कहता है यहाँ वहाँ मैडम ने आपके बिल को पढ़ लिया है। यहाँ सुन जेचरी चौंक जाता है। यहाँ सुन जेचरी जल्दी से बियांका के पास जाता है तो बियांका उस बिल को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है एग्जाम्पल के लिए अगर जेचरी बिना बच्चे के मर जाता है हाउस ऑर्नो से रिलेटेड सभी संपत्तियां और स्टेज बियांका के फैमिली को दी जाएगी, हाउस ब्लेसफोर्ड को। इसके अलावा बियांका और जेचरी की शादी को रद्द किया जाएगा और बियांका को ब्लेसफोर्ड हाउस में वापस लाया जाएगा। और फिर वो जेचरी से कहती है कि फादर को इसके बारे में पता है, मेरी फैमिली को सब कुछ दे देना है, यहाँ आपकी बहुत ही बेशर्मी है। हालांकि ब्लेसफोर्ड ने कुछ भी नहीं किया। ऑर्नो की इतनी बड़ी संपत्ति को दे देना और बियांका जेचरी की भी शादी को रद्द कर दिया जाएगा, क्या इसलिए आपने कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया मैजेस्टी? आप हमेशा से ही मुझे वापस भेजना चाहते थे। सेवरन के सभी लोग हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानते हो तो फिर हमारी शादी को रद्द करना इसका क्या मतलब है। इसमें फिर जेचरी कहता है बिल बस इतना ही मानती है, आपके कहने पर मैं आपको ब्लेसफोर्ड वापस भेजने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन मेरा आपको वापस भेजने का कोई भी इरादा नहीं है और आप अच्छी तरह से जानते हैं वर्तमान में युद्ध विराम की बातें चल रही है। इसका मतलब यहाँ नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया है। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ यदि युद्ध में मेरी मौत हो जाती है तो ऑर्नो में आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर मैं गायब भी हो जाऊँ तो भी आप खुश रहे। और मैं चाहता था कि इतनी कम एज में काउंटेस ऑर्नो का जुआ छोड़ दे। तो बियांका कहती है तुम क्या कर रहे हो। फिर जेचरी कहता है बस यही कारण था कि मैं कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर रहा था। तुम्हारा बहुत ही कम एज है, मेरी मॉम छोटी उम्र में दूसरी वाइफ के रूप में शादी किया था और फिर मुझे जन्म देते हुए मर गई। मैंने तुम्हें गला लगा लिया दूर रहते भी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खतरों से गुजरने नहीं दे सकता था। तो बियांका मन ही मन कहती यहाँ तक कि मेरे पिछली लाइफ में भी जेचरी ने मेरे यंग होने के बाद ही गले लगाया था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि मैं बच्चा जन्म देते थे मर जाऊंगी। फिर जेचरी कहता है और क्या कोई कारण है कि हमें जल्दी बच्चा पैदा करना चाहिए। यहाँ सुन बियांका चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती है। यहाँ देख जेचरी कहता है देखें यहाँ भी एक आंसर है जिसका मैं वेट करूंगा।
मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करना ठीक है। प्रियंका यहाँ आकर जेचरी वहाँ से चले जाता है और ऐसे ही टाइम बीतता गया और जल्दी ही सेंड का टाइम भी आ गया और इस इवेंट के लिए सभी जोरों से तैयारी कर रहे थे। इसके बाद बिशन कहता है, मिलोड मैडम, लोगों ने संतों के दिनों के प्रकार में आप दोनों के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। फिर सभी गिफ्ट देते हुए कहते हैं, इस बैंकेट को होस्टिंग करने के लिए थैंक यू मिलोड। फिर एक पर्सन ग्लव्स देते हुए कहता है, यहाँ ग्लव्स मार्टिन के चमड़े से बना हुआ है। मैं आपको हमेशा पर्सनली थैंक यू कहना चाहता था मेरी वाइफ को लेस मेकर बनाने के लिए। तभी इसकी वाइफ मेलेनी कहती है, काम न बंद करो और उसे ये दे दो। तो फिर प्रियंका उसे पहनती है और कहती है, इसकी फिटिंग परफेक्ट है, थैंक यू इसे देने के लिए। उसे देख जेचरी शर्माते हुए कहता है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो प्रियंका कहती है, थैंक यू। उस दिन उन्होंने एक दूसरे को बस यही बात कही थी। फिर उन दोनों को देख वो मन ही मन कहती है, उनके बीच अच्छे संबंध रहे हैं। क्या होगा अगर लोगों के बीच यहाँ अफवाह फैल जाएगी उनके बीच फिर से रिश्ता खराब हो गया है। अपनी चिंताओं के कारण मैंने अपने आसपास की चीजों पर भी ध्यान नहीं दिया। तभी पीछे से गैस्पर आता है। उसे देख इवन मन ही मन कहते, लेकिन यहाँ एक ऐसा दिन बन गया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकी। और वो कहती है, सर गैस्पर। फिर गैस्पर उसे प्रपोज करता है जिसे देख सभी चौंक जाते हैं और इवन रोते ही मन ही मन कहते हैं, सर गैस्पर ने मुझे प्रपोज किया, आप देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सबे रॉबर्ट से कहता है, हाँ मैंने सोचा था कि हम तीनों में से सबसे पहले मैं शादी करूंगा। इस पे रॉबर्ट कहता है, अगर आपके पास कोई जमा पूंजी होती तब आप शादी कर पाते। आप हमेशा बहुत सारी चीजें खरीदने में इसका यूज कर लेते हैं। तो सबे बोलता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता था कि मैं गैस्पर से पहले शादी कर लूंगा। तो रॉबर्ट बोलता है, मैं भी इससे सहमत हूँ। तभी उनकी नजर एक पर्सन पे जाती है। वह घोड़े पे सेवरन के फ्लैग को लेके जा रहा होता है। उसे देखते हुए सबे बोलता है, एक पोस्टर हॉर्स वहाँ फ्लैग किसका लेके जा रहा है। तो रॉबर्ट बोलता है, वहाँ सेवरन किंगडम का है। यहाँ एक बैड न्यूज है। जो पोस्टर हॉर्स वहाँ पे आया था उन्होंने न्यूज दिया कि पहले प्रिंस घोटिया वहाँ अपने घोड़े से गिरकर मर गए थे। फिर हम सेवरन के राजधानी लाहौस में देखते हैं जेचरी उनके फ्यूनरल में जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जेचरी बेड पर से कहता है, यूर हाइनेस। तो गुस्ताव बोलता है, वेलकम काउंट ऑर्नो। फिर जेचरी कहता है, मैं देर से आ रहा हूँ क्योंकि मैं महल में गया था, मैं मैजेस्टी से मुलाकात नहीं कर पाया। तो गुस्ताव बोलता है, जाहिर है वो किसी से मिलना नहीं चाहते प्रिंसेस ऑटो को छोड़कर। और मैं श्योर हूँ कि उनके लिए यहाँ बड़ा झटका था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यहाँ घटना घट जाएगी। फिर भी वह सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन हम सभी का मानना था कि प्रिंस गोटियारी राजा बनेंगे। यहाँ एक ऐसा राष्ट्र था जिसमें सिंहासन सबसे बड़े बेटे को ही मिलता है, इसलिए पहले प्रिंस गोटियार को उत्तराधिकारी का अधिकार प्राप्त होता। हालांकि सिंहासन में बैठने वाला सीट अभी भी खाली है। फिर जेचरी कहते हैं, अब जब मैजेस्टी की डेथ हो गई है तो चीजें कठिन हो जाएगी। प्रिंस अल्बर्ट के लिए अब उत्तराधिकारी अधिकार के लिए प्रिंस को जेकब से लड़ना होगा। इसमें गुस्ताव कहता है, मुद्दा उन रईसों से जो पहले से ही यंग प्रिंस के साइड को चुन रहे हैं, जिनका भी मार्गदर्शन करना जरूरी है, और सेकंड प्रिंस जो पहले से ही राजनीति में शामिल है। फिर वो लोग कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं। वे कहते हैं उनका घोड़े से गिरना कितना मजाक किया बातें हैं। यदि उनकी मौत की खबर और उनको पता चल जाए तो वो निश्चित रूप से सेवरन को नीची नजर से देखेंगे। क्या वो शराब पीकर घोड़सवारी कर रहा था? तभी वहाँ पे जेकब आता है और कहता है, कौन जानता है शायद उस घोड़े ने ही शराब पिया था। यहाँ कहकर वो आगे की तरफ बढ़ता है और फिर जेचरी से कहता है, बहुत टाइम हो गया है मुलाकात किए काउंट ऑर्नो, तुम बहुत ही बढ़िया रहे होंगे। और मेरे प्रियंका के बारे में क्या? यहाँ कहकर उस ताबूत में वो फूलों को देता है। फिर चियोचिन कहता है, और अगेन और सेवरन के बीच के युद्ध विराम का क्या होगा? मैजेस्टी और सेकंड प्रिंस ही युद्ध विराम को अरेंजमेंट कर रहे थे। तभी एक शख्स चिल्लाते हुए कहता है, भयंकर न्यूज। और अगेन वहाँ राष्ट्र की सीमा को पार कर गए और इस तरह युद्ध छिड़ गया। फिर हम नेक्स्ट सीन ऑर्नो स्टेट में देखते हैं। प्रियंका मन ही मन सोचती है, पहले प्रिंस गोटियार युद्ध से पहले ही मर गए, यही सच था जो मैं जानती हूँ। जियोचिन और फादर दोनों युद्ध के दौरान मर जाएंगे, इसलिए मैंने उनको युद्ध में जाने के लिए मना किया था। लेकिन फ्यूचर फिर से बदल रहा है और मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। तभी इवन की आवाज आती है। इवन कहती है, मैडम। तो प्रियंका उठती है और कहती है, मुझे माफ करना इवन, मैंने कुछ भी नहीं सुना है। तो इवन कहती है, मैजेस्टी वहाँ अभी स्टेट में लौटे हैं और वो जल्दी ही आ जाएंगे। यहाँ सुन प्रियंका हैरानी से मन ही मन कहती है, उसे लाहौस गए 2 ही हफ्ते हुए हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी वापस आ गया। मुझे यकीन है कुछ तो हुआ होगा। यहाँ सोचते है वो वहाँ से बाहर आती है और विंडो से देखती है कि जेचरी लोग पहुँच जाते हैं। तो जेचरी अपने नाइटों से बात करता है, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। सब एपिसन आज रात को आप अपने हथियार को तैयार रखे। रॉबर्ट एक गाड़ी बजो और सभी को, यहाँ तक कि जो स्टेट से बाहर है उन सभी को महल में आने के लिए कहो। अगर ये पूर्व युद्ध है तो मैं श्योर हूँ यह लंबा चलेगा, इसलिए उत्तर के भंडारों को खोल दो। उनको देख प्रियंका वहाँ पे आती है और चिल्लाती हुए कहते हैं, मैजेस्टी आप जा रहे हैं? तो जेचरी कहता है, प्रियंका 1 मिनट रुको। और फिर वो गैस्पर से कहता है, गैस्पर चलो थोड़ी देर वहाँ बात करते हैं। इन सबको ऐसा देख इवन प्रियंका से बोलती है, मैडम।
तो प्रियंका मेरी मन कहती है वहाँ जा रहा है, वहाँ युद्ध के लिए जा रहा है। तो आखिरकार ऑर्गन ने हम पर हमला कर ही दिया। मैजेस्टी की दुर्घटना की खबर मिलते ही उद्दीपनाओं की चर्चा शुरू हो गई। ठीक उसी टाइम एक संत प्रकट हुआ। इनफैक्ट यहाँ की ऑर्गन ने फिर से युद्ध शुरू कर दिया है। यहाँ सब उसकी गलती है। तभी हम प्रियंका को उसके इमेजिनेशन में देखते हैं, जिसमें जेकॉब बोलता है, प्रियंका मैं बहुत ही खुश हूँ, सोचो तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो कि तुम मेरी इमेजिन करने लगे हो। तो प्रियंका कहती है तुमने हाइनेस को मार डाला और ऑर्गन को फिर से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया है ना। जब मैं लाहौज में थी तभी मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था जेकॉब। यहाँ सब सोचते हैं, प्रियंका बेहोश हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं प्रियंका को होश आता है और वो बड़बड़ाते हुए कहती है मुझे आपको मार देना चाहिए था। यहाँ कहते हैं वो अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने जेचरी को देखती है। प्रियंका को होश में देख जेचरी कहता है तुम्हें याद है कि तुम गिर गए थे। इसमें प्रियंका कहती है कितना टाइम हो गया है कि मैं बेड पर हूँ। तो जेचरी कहता है लगभग 1 घंटा। क्या आप पहले भी इस तरह का भी गिरे हैं? तो प्रियंका कहती है नहीं, ये पहली बार है। फिर जेचरी पूछता है क्या आप बीमार है? तो प्रियंका कहती है नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ सिर्फ सदमे के कारण था। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।